टेबल की। जो आवर्त सारणी के अंदर अपन जनरली आज बात कर रहे हैं एस ब्लॉक तत्वों की। तो एस ब्लॉक तत्वों में से जो सबसे पहले अपन देखेंगे धातु और अधातु। ठीक है, धातु कौन सी होती हैं, अधातु कौन सी होती हैं? तो अधातु हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो होते हैं। तो इन दोनों के लिए अपन जनरली लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों क्या है, अधातु। लेकिन इन्हीं के साथ अपन हीलियम की जो बात कर रहे हैं, ये जो हीलियम है ये इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस भी कहते हैं इसको, इनर्ट गैस, या हिंदी में कहेंगे अक्रिय गैस। और इसी के बाद में अपन यहां लिख देते हैं कि जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोनों के अंदर? दोनों के अंदर होता है एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। लेकिन इसी के जस्ट बाद में अपन बात करते हैं धातुओं की। धातु कौन सी होती हैं? बाकी जो सारी बची हुई हैं वो सारी की सारी धातुएं होती हैं। इट मीन्स 12 धातुएं हैं। टोटल कितने थे तत्व है? 14, यानी 14 तत्व उपस्थित थे एस ब्लॉक के अंदर। लेकिन इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इनके अंदर द्रव्य, गैस और ठोस की। तो अपन इन्हीं 14 तत्वों में से अपन बात करते हैं एक, इनमें से कौन से तो लिक्विड होंगे, यानी कौन से तत्व तो द्रव्य हैं और कौन से तत्व इनके अंदर ठोस हैं, सॉलिड हैं, और कौन से तत्व इनके अंदर गैस हैं। तो अपन लिक्विड और सॉलिड और गैस की बात करेंगे। तो लिक्विड कौन से होंगे? लिक्विड के लिए बच्चों अपन बात करेंगे इस एस ब्लॉक के अंदर जो 55 और 87 पे है सीजियम और फ्रेंशियम। ये सीजियम और फ्रेंशियम ये दोनों तत्व कैसे हैं? लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो लिक्विड कितने हो गए? 2। और वो कौन कौन से हैं? सीजियम और फ्रेंशियम। इसके बाद अपन बात करते हैं गैसीय तत्वों की, यानी गैसीय तत्व कौन से हैं, गैस स्टेज में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो गैस के लिए हाइड्रोजन और हीलियम हो गए। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों कौन से हैं? गैस। तो ये भी और ये भी, ये दोनों तत्व कैसे हो गए? गैस। तो गैस के लिए अपन कौन सा लिख देंगे? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों तत्व क्या हो गए? गैस हो गए। ठीक। लेकिन इसके बाद में सॉलिड, तो बाकी जो बचे हुए हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे जो बाकी जो अपने पास 10 तत्व बच गए हैं ये क्या हैं? सॉलिड हैं। ठीक है। लेकिन स्पेशली अपन बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। तो इसके अंदर जो फ्रेंशियम और जो रेडियम है, फ्रेंशियम और रेडियम ये रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव को हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मी तत्व। रेडियो धर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के नाम से भी इनको जानते हैं। तो स्पेशली एक और लिख लेते हैं अपन इसमें कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों? फ्रेंशियम और रेडियम। तो इसके आगे अपन लिख देते हैं फ्रेंशियम और रेडियम। लेकिन जो फ्रेंशियम होता है ये लिक्विड भी है और रेडियो एक्टिव भी है। तो फ्रेंशियम को राउंड देकर के अपन स्पेशली लिख देते हैं कि ये लिक्विड भी है प्लस में रेडियो एक्टिव भी है। इसको स्टार पॉइंट लगा लेना बच्चों। तो अपने को जैसे ही पता लगता है इन चीजों का, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में अपन कुछ और बताना चाह रहे हैं बच्चों आपको।
बात करते हैं बच्चों अपन इसकी बेरिलियम की। और जो बेरिलियम होता है इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड दोनों किस प्रवृत्ति के होते हैं? इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी। इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनकी। तो जो मैग्नीशियम से नीचे तक के जो तत्व आ गए, इन तत्वों को मैं लिख देता हूं। ये जो तत्व हैं इनको क्षार मृदा धातुओं के नाम से भी जाना जाता है। क्षार मृदा धातुएं, क्षार मृदा धातुएं। और जो इस साइड में जो ये लिथियम से लेकर के और फ्रेंशियम तक जो आ गए, इनको अपन क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं। क्षार धातुएं, इनको क्षार धातुएं कहते हैं। और स्पेशली मैं एक अलग से इसके लिए बात कर रहा हूं बच्चों कि जो एल्कली शब्द होता है, एल्कली, एल्कली शब्द का मतलब क्या होता है? यहाँ एल्कली शब्द का अर्थ है पादप राख से, पादप राख से। यहाँ एल्कली शब्द का अर्थ क्या हो गया? पादप राख से। ये तो क्षार धातुएं हो गई, ये क्षार मृदा धातुएं हो गई। और क्षार मृदा धातुओं के लिए एक स्पेशल मैं लाइन लिख सकता हूं कि इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इसके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, इसके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरीके से मैं इसकी बात करता हूं तो इसके भी ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्षार मृदा धातुओं की बात अपन ने की तो वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे प्रकृति के थे? इसके क्षारीय प्रकृति के थे, क्षारीय प्रकृति के। लेकिन क्षार धातुओं की मैं बात करता हूं तो क्षार धातुओं के ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, इसके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जनरली में जो बात कर रहा हूं बच्चों वो क्या बता रहा हूं? क्षारीय प्रकृति। तो इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इनके हों वो भी क्षारीय के, और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो प्रकृति है वो क्षारीय मृदा धातुओं के भी सेम है। लेकिन बट एक स्पेशल मैंने बेरिलियम के लिए मैंने आपको बताया है, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो कैसी प्रकृति के हैं? उभयधर्मी प्रकृति के हैं। इट मींस अतः ये क्षार मृदा धातुएं नहीं है। इनके लिए मैं लिख सकता हूं कि ये अतः ये क्षार मृदा धातु नहीं है। मैं इसको क्षार मृदा धातु नहीं कह सकता क्योंकि इसमें दोनों के गुण हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इसके उभयधर्मी प्रकृति के हैं, इसलिए अपन इसके लिए स्पेशली स्टार पॉइंट लगा दिया है। इसके बाद में बच्चों में बात कर लेता हूं कि इसके ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। एस ब्लॉक के लिए जो इनकी ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होंगी, फर्स्ट ए, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको हाइड्रोजन वाला जो पूरा ग्रुप है इसको अपन फर्स्ट ए नाम से जानते हैं, फर्स्ट या फर्स्ट ए। और जो सेकंड है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? सेकंड ए के नाम से जानते हैं या सेकंड। और इनके लिए एक ऑक्सीकरण अवस्था की भी मैं बात कर लेता हूं बच्चों। फर्स्ट ए की +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और इसकी +2 ऑक्सीकरण। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट ए है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट
क्या होती है +1 और +2। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम बोलते हैं वो क्या होगी +1। सदैव अपने यौगिकों के अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती हैं +1 और इसकी कैसी होती है +2 अपने यौगिकों के अंदर। इसके बाद में मैं आपको बच्चों कुछ बता रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स के बारे में जो डिस्कवरी हुई है इनके लिए अपने को स्पेशली याद रखना है कि जब भी कोई क्षार धातु आगे डिस्कवर की जाएगी या खोज की जाएगी तो आने वाली जो क्षार धातु है वो 119 नंबर इट मींस 119 एटॉमिक नंबर जिसका होगा वो इस 7th ग्रुप के बाद में या 7th पीरियड के बाद में जो होगी वहां से आएगी, वहां उसको रखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जिसमें सिमिलर होंगी। तो इसके साथ साथ एक स्पेशली छोटी सी बात और बता देता हूं साइज की कि टॉप टू बॉटम जैसे ही हम जाते हैं तो इसकी साइज क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पार्ट 2 के अंदर इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।